हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। अभी हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं वो डिस्कस कर रहे हैं क्लास 9 ग्रेविटेशन के चैप्टर के जो क्वेश्चन आंसर है ना, एस चंद की बुक से, लक्ष्मी सिंह मंजीत कौर की जो बुक है एस चंद की, उसकी बुक से क्वेश्चन आंसर है वो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ऑलरेडी मैं क्वेश्चन नंबर 55 तक डिस्कस कर चुका हूँ। आप लोग अगर प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से लेके वन बाय वन एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं किया है मैंने। सारे क्वेश्चन 55 तक मैंने उस प्लेलिस्ट में करा रखे हैं, ठीक है। तो अगर आप क्लास 9 में हो और आप बहुत सारे क्वेश्चंस करना चाहते हो तो आपके लिए भाई मजा आ जाएगा। काफी क्वेश्चंस में करा चुका हूँ 55। अभी धीरे धीरे हम और क्वेश्चंस की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 56 से। क्वेश्चन नंबर 56 क्या है उनका। एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद अ वेलोसिटी u। कोई एक ऑब्जेक्ट है, उसको ऊपर की तरफ फेंका गया u वेलोसिटी से। ठीक है, ऊपर की तरफ फेंका u वेलोसिटी से। द ग्रेटेस्ट हाइट h to which it will rise before falling back to the given by। इसमें आपको बताना है कि वो ग्रेटेस्ट हाइट तक कितना जाएगा वापस आने से पहले। देखो, आपने स्टोन फेंका, अब स्टोन फेंका तो ऐसा तो नहीं बहुत ऊपर चला जाएगा, एक लिमिट तक जाएगा। मान लो इस हाइट तक गया, इस हाइट तक गया या इस हाइट तक गया, जो भी हाइट तक जाएगा उसके बाद क्या होगा, वो वापस अर्थ की तरफ फॉल करेगा क्योंकि अर्थ उसे ग्रेविटेशनल फोर्स से अट्रैक्ट करेगी। तो उसने वही पूछा है कि फॉल करने से पहले वो किस हाइट तक गया, यानी अपन को बतानी है हाइट। क्लियर है मेरे भाई। तो अपन किस तरीके से निकाल सकते हैं हाइट। अपन के पास एक इक्वेशन ऑफ मोशन की अगर आपने पढ़ी हो, वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये होता था। अगर मैं यहाँ पे v पता चल जाए, u पता चल जाए, a पता चल जाए तो s के लिए निकल जाएगी। और हमने ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में पढ़ा हुआ है कि हम इस वाली इक्वेशन को कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस, देखो 2 a क्या होता था, एक्सीलरेशन। अब आप लोग जानते हो कि अर्थ के केस में, यानी ग्रेविटेशनल चैप्टर जो पढ़ रहा है इस केस में जो भी एक्सीलरेशन हो रहा है वो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो रहा है, यानी अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से हो रहा है। तो क्या मैं इस ए को जी नहीं बोल सकता, क्योंकि हम बार बार कांस्टेंट लेके चलते हैं। ए को ए मानो फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ए को जी मानो फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ए कांस्टेंट है, इसलिए यहाँ पर सिंपल जी लिख सकते हैं। अब रही बात एस। अब एक बात बताओ, मान लो 5 मीटर ऊपर गया, 5 मीटर ऊपर गया या 10 मीटर नीचे आया, क्या ये मेरा डिस्टेंस है या नहीं है। 5 मीटर ऊपर जाओ या 15 मीटर ऊपर जाओ या 10 मीटर नीचे आओ, ये सब मेरे डिस्टेंस है। लेकिन अर्थ के केस में क्या हो रहा है कि जो भी हम स्टडी कर रहे हैं वो हाइट में कर रहा है, यानी या तो मैं नीचे से ऊपर जाता हूँ या ऊपर से नीचे आता हूँ। जो हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स लगती है वो कब लगती है, या तो हम नीचे से ऊपर जाए या ऊपर से नीचे आए। तो उन्होंने कहा यार इस जो ये डिस्टेंस है ना, ऊपर से नीचे आना नीचे से ऊपर जाना, इस डिस्टेंस को हम हाइट से डिनोट कर देते हैं। किससे कर देते हैं मेरे भाई, हाइट से। तो क्या मैं इस वाले डिस्टेंस, यानी मैं बोलूँ अगर वर्टिकली डिस्टेंस, तो क्या मैं वर्टिकली डिस्टेंस को हाइट बोल सकता हूँ। उन्होंने कहा बोल लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये लो भाई, एस की जगह ले सकता हूँ मैं हाइट। तो बन गया नया फॉर्मूला, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। एक्चुअल में ये नया फॉर्मूला नहीं है, नए फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया है। यानी आपने ए को जी में एक्सप्रेस कर दिया, आपने एस को एच में एक्सप्रेस कर दिया, कोई भी फर्क नहीं है मीनिंग में। क्लियर है मेरे भाई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब क्या करना है हमें, पूछा गया हमसे हाइट पूछी गई है, तो हाइट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, यू स्क्वायर जो आपका राइट साइड में वो लेफ्ट में ले जाना पड़ेगा। ठीक है भाई, लेके चलते हैं। तो देखो वी स्क्वायर माइनस का यू स्क्वायर, ठीक है, दिख रहा है ना, जो राइट में यू स्क्वायर था उसे मैं कहा ले आया, लेफ्ट में ले आया, और इधर बचा मेरा प्लस का 2gh। क्या बचा, प्लस का 2gh, कोई प्रॉब्लम। ठीक है। अब अगर मैं 2g को इधर ले आऊं तो अकेला h रह जाएगा राइट में, और मुझे तो h ही निकालना है। आपको पता होगा इक्वेशन ऑफ मोशन हो या कोई भी इक्वेशन हो, अगर आपको जो भी क्वांटिटी निकालनी है उसे आपको अकेले छोड़ना पड़ता है, उसके साथ जो भी क्वांटिटी होती है वो सब शिफ्ट करनी पड़ती है उसके अपोजिट साइड में। तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर तो ऑलरेडी आ चुका, डिवाइडेड बाई, देखो 2g इंटू एच है, देखो ध्यान से समझना, ब्रैकेट में दिखा देता हूँ, 2g इंटू एच। अब आपको पता है जब भी कोई चीज मल्टीप्लाई में हो तो राइट में क्या होगी, डिवाइड में। तो यहां से जब ये 2g इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, ये चला जाएगा डिवाइड में, उधर रह गया अकेला h। तो मेरा हो गया फॉर्मूला ये, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2g इज इक्वल टू h, अगर मुझे h निकालना है तो। क्लियर है। तो अब ये फॉर्मूला हो गया, लेकिन यहाँ पर तो आप देख रहे हो कि कोई भी ऑप्शन नहीं है। जो मेरा आया वी स्क्वायर यू स्क्वायर बाई 2g, यहाँ पर तो नहीं है ना a ना b ना c ना d। ठीक है मेरे भाई, वेट। अब इसने क्या बोला था कि आप वो मैक्सिमम हाइट बताओ, ग्रेटेस्ट हाइट बताओ जिस पर नहीं, सॉरी, जहां से वो फॉल बैक करेगा।
अब एक बात, अगर कोई बॉडी फॉल बैक करेगी यानी कि वो अपनी मैक्सिमम हाइट तक पहुंच चुकी, अगर मैक्सिमम हाइट तक पहुंच चुकी, तो अगर आपको याद हो तो मैं बता दूं कि मैक्सिमम हाइट में हमारा वी क्या होता था, 0 होता था। अगर आपने किसी स्टोन को फेंका, अगर वो यहाँ पे रुका और यहाँ से वापस आने लगा, तो जो उसका मैक्सिमम हाईएस्ट पॉइंट होगा, जो उसका हाईएस्ट पॉइंट होगा, वहां पर वी क्या होगा मेरे भाई, 0। तो वी की जगह लगा दो 0। तो वी की जगह 0 लगा दूंगा तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे 0 का स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2g, ठीक है, इक्वल्स टू एच। तो यहाँ से 0 की वैल्यू हट गई, तो बचा माइनस का यू स्क्वायर अपॉन 2g इज इक्वल्स टू एच। ठीक है, माइनस का 2u स्क्वायर अपॉन 2g इक्वल टू एच। तो ये आपका हो गया आंसर। अब आप कहोगे सर माइनस नहीं आ रहा, बात तो आपकी सही है, आप क्या बोलोगे सर माइनस नहीं आ रहा, आपका माइनस आ रहा है यू स्क्वायर अपॉन 2g। तो इसका भी कॉन्सेप्ट समझो ध्यान से। देखो क्या होता है, जब भी एक्सीलरेशन, उसी एक्सीलरेशन या जो भी मोशन कह लो, जो भी बॉडी का मोशन है, अगर वो उसी डायरेक्शन में हो जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है। एक बात बताओ, बॉडी ऊपर जाए या नीचे जाए, फोर्स कहाँ लगती है, अर्थ की तरफ नीचे। अगर मोशन भी उसी डायरेक्शन में हो, फोर्स भी उसी डायरेक्शन में लग रही है, मोशन भी उसी डायरेक्शन में हो, फोर्स भी उसी डायरेक्शन में लग रही है, तो आपका एक्सीलरेशन बोला जाता है पॉजिटिव एक्सीलरेशन हो रहा है। कैसा एक्सीलरेशन हो रहा है, पॉजिटिव। लेकिन आपकी फोर्स के अपोजिट मोशन हो रहा हो, देखो ध्यान से, अर्थ फोर्स लगा रही है नीचे, अर्थ फोर्स लगा रही है नीचे, बॉडी का मोशन हो रहा है ऊपर। अर्थ फोर्स लगा रही है नीचे, बॉडी का मोशन हो रहा है ऊपर। तो जब बॉडी का मोशन हो रहा है ऊपर और अर्थ लगा रही है नीचे फोर्स, तो फोर्स और मोशन अपोजिट डायरेक्शन में, तो इस केस में एक्सीलरेशन को नेगेटिव माना जाता है। ऐसे ही आपको बताओ तो ब्रेक के केस में भी होता है, आप गाड़ी चला रहे हो, आपने लगाई ब्रेक, तो ब्रेक लगती है गाड़ी को अपोज करने के लिए, और गाड़ी आ रही है इस डायरेक्शन में, ब्रेक लग रही है इस डायरेक्शन में, तो वहां पे भी हम क्या लेते थे, डी एक्सीलरेशन लेते थे। जब भी गाड़ी धीरे धीरे होती आती थी, ब्रेक लगती थी, तो हम क्या लेते थे, नेगेटिव एक्सीलरेशन लेते थे, या कह लो डी एक्सीलरेशन लेते थे, क्या कह लो रिटार्डेशन कहते थे। बात आई समझ में अच्छे से। तो जब भाई आपका जो स्टोन है, जो बॉडी है, वो ऊपर जा रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लग रही है, तो उसके अंदर जो एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगा, रिटार्डेशन होगा, तभी तो ना वो धीरे धीरे करके एक पॉइंट पर रुक गई। यानी एक तरह से उसमें ब्रेक लगते जा रहे थे, वरना अगर उसकी स्पीड बढ़ रही होती तो बहुत ऊपर चली जाती, फिर तो कभी नहीं रुकती। उसका ऊपर रुककर वापस आने का मतलब ही यही है कि वो धीरे धीरे क्या होती आ रही थी, रुकती जा रही थी। तो हमारा एक्सीलरेशन क्या होगा, नेगेटिव, यानी जी होगा नेगेटिव। तो लगा दो मेरे भाई नेगेटिव, तो माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2g की वैल्यू क्या होती, नेगेटिव होनी चाहिए थी, इक्वल्स टू एच। ये वाले माइनस से कट गया, अब मिल गया आपको यू स्क्वायर अपॉन 2g। क्या मिल गया मेरे भाई, यू स्क्वायर अपॉन 2g इज इक्वल्स टू एच। तो ऑप्शन है, अब तो मेरे भाई बिल्कुल ऑप्शन है, ये रहा बी वाला, यू स्क्वायर अपॉन 2g। तो आपका ये आंसर हो गया बी वाला। आई थिंक आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अगर नहीं आया होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, मैं आपको फिर से समझा दूंगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 57 की तरफ। क्वेश्चन 57 क्या कह रहा है, द मास ऑफ मून इज अबाउट 0.012 टाइम्स दैट ऑफ अर्थ। ठीक है, जो मून का मास है, जो मून है उसका जो मास है, वो 0.012 टाइम्स है अर्थ के। यानी अर्थ का अगर एक्स मास है, तो उसका मास कितना हुआ, 0.012 मल्टीप्लाई बाई एक्स। ठीक है, इट्स डायमीटर इज अबाउट 0.25 टाइम्स ऑफ दैट अर्थ। और जो मून की डायमीटर है, जो मून है उसकी जो डायमीटर है, वो अर्थ से 0.25 टाइम्स है। ठीक है, वो पूछ रहा है द वैल्यू ऑफ जी ऑन द मून विल बी। आपको जी की वैल्यू बतानी है मून पर कितनी होगी। ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या दिया, लेस देन डेट ऑन द अर्थ, मोर देन डेट ऑन द अर्थ, सेम एज डेट ऑन द अर्थ, अबाउट 1/6 डेट ऑन द अर्थ। ठीक है, अब देखो मेरे भाई यहाँ इस पॉइंट को ध्यान से समझना। पहले आपको फिर से बता दे रहा हूँ, एक है कैपिटल जी और एक है आपका स्मॉल जी, दोनों को फर्क समझ लेना साफ साफ। ये होता था आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, अगर आपको याद हो तो, ये आपका होता था ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और ये आपका होता था जी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये आपका होता था एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, तो पहली बात तो ये हो गई कि भाई दोनों ये अलग अलग है। पहली बात क्या है, कैपिटल जी अलग है, स्मॉल जी अलग है। तो इस क्वेश्चन में किसकी बात की है, पहले ये बताओ। इस क्वेश्चन में बात की है कैपिटल जी की। ठीक है, तो ये बोला अबाउट 1/6 डेट ऑन द अर्थ। ये देखते ही बच्चे बहुत जल्दी लगा देते हैं कि भैया मून पर तो 1/6 होता है अर्थ के। नहीं भाई, वो जी की वैल्यू होती है, स्मॉल जी की। तो ये गलती मत कर देना, उसने जानबूझ के वाला ऑप्शन दे रखा है कि तुम इसे फटाक से लगाओ, क्योंकि स्मॉल जी होता था एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यहाँ बात हो रही है कैपिटल जी की। अब आप एक बात बताओ,
मून चाहे अर्थ से कितना भी टाइम्स हो, मून का डायमीटर चाहे अर्थ से कितना भी टाइम्स हो, या मून छोड़ो कोई भी अदर सैटेलाइट हो, ठीक है। अब एक बात बताओ, हमने क्या ये नहीं पढ़ा था जो कैपिटल जी होता है हमारा, यानी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये कांस्टेंट होता है, नाम में छिपा हुआ कांस्टेंट, इसकी वैल्यू भी अगर मैं आपको बता दूं तो याद हो तो 6.67 इंटू 10⁻⁻11 थी। अगर ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एक कांस्टेंट है पूरे यूनिवर्स में, तो अर्थ पे चले जाओ, चाहे मून पे चले जाओ, चाहे जुपिटर पे चले जाओ, या जहां मानो पूरे यूनिवर्स में वहां चले जाओ, कैपिटल जी कांस्टेंट ही रहेगा। तो यहाँ पर क्या ऑप्शन थे, लेस देन डेट ऑन द अर्थ नहीं भाई, मोर देन डेट ऑन द अर्थ नहीं भाई, ठीक है, सेम एज डेट ऑन द अर्थ बिल्कुल सही, सेम एज डेट ऑन द अर्थ। जो भी जी की वैल्यू होगी यहाँ पर भी 6.67 इंटू 10⁻⁻11 होगी, और मून पर भी 6.67 इंटू 10⁻⁻11 होगी, ठीक है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा बहुत अच्छे से। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन 58 क्या कह रहा है देखो, द वैल्यू ऑफ जी, द वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ मून। अब देखो वहां बात हुई थी कैपिटल जी की, इससे पहले वाले क्वेश्चन में, यहाँ पर देखो ध्यान से देखो स्मॉल जी है, तो ठीक है भाई, जो जी की वैल्यू होती है सब मून के सरफेस पे क्या होती है, सेम होती है अर्थ के, नहीं भाई सेम नहीं होती, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंज होता है। लेस देन दैट ऑन द अर्थ, हाँ भाई कम होती है, क्योंकि आपने देखा था वेट 1/6 हो जाता था, तो वेट अगर 1/6 हो रहा है यानी वेट कम हो रहा है, तो किसकी वजह से हो रहा होगा, हमने पढ़ा था ये वेट वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा था, तो डब्ल्यू इक्वल टू क्या होता था मेरे भाई, एम जी। एम तो कांस्टेंट होता था, अगर किसी का वेट 1/6 हो गया तो वो किसकी वजह से हुआ होगा, जी की वजह से, यानी जी भी 1/6 हुआ होगा, जी 1/6 हुआ होगा तभी तो ये वाला वेट 1/6 हुआ होगा, क्योंकि मास तो बदल ही नहीं रहा। तो जो भी चेंज आएगा वेट में वो जी की वजह से आएगा। अगर वेट दुगना हो गया यानी जी की वजह से हो गया, वेट 5 गुना हो गया यानी जी की वजह से हो गया, वेट 2 गुना कम हो गया यानी जी की वजह से कम हो गया। तो वेट कैसे होता था, जी की वजह से। तो मून पर क्या होगा भाई, इज लेस देन डेट ऑन द अर्थ, यानी बी वाला, वैल्यू ऑफ जी ऑन द सर्फेस ऑफ मून इज लेस देन डेट ऑन द अर्थ, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 58। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 59 की तरफ। The atmosphere consisting of a large number of gases is held to the earth by, एटमोस्फेयर में बहुत सारी गैसेस है, वो अर्थ के साथ जुड़ी हुई हैं, किसकी वजह से, विंड्स, क्लाउड्स, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, ग्रेविटी। ऑप्शन क्या होगा इसका, डी वाला, ग्रेविटी की वजह से, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो कि अर्थ लगा रही है। ओके, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 60, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू यूनिट पॉइंट masses separated by a unit distance is called ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो पहले ध्यान से समझना क्या बोल रहा है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब मुझे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का फॉर्मूला क्या था, पहले वो याद कर लो। वो फॉर्मूला आता मेरे भाई, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू बॉडी, ये था Gm1 m2 बाई आर स्क्वायर, ये था। यहाँ पर जी आपका होता था ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, m1 होता था मास ऑफ द बॉडी, m2 होता था मास ऑफ द अनदर बॉडी, यानी दो बॉडी के बीच में तो फोर्स लगेगी, तो एक बॉडी का मास m1, एक बॉडी का मास m2, r होता था उन दोनों बॉडी के बीच इसका डिस्टेंस, ठीक है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन, जो अट्रैक्शन होगा जो कि f है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा यानी कि जो आपका एफ है, वो दो बॉडी के बीच में होगा, यूनिट मासेस बोल रहा है, कैसा बोला, टू यूनिट पॉइंट मासेस। तो देखो लगा देता हूँ, एफ इक्वल्स टू, जी को जी रहने दिया, एम बोल रहा है यूनिट मासेस यानी 1 और 1, ठीक है। सेपरेटेड बाय यूनिट डिस्टेंस, आर भी कितना बोल रहा है, 1, इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा, तो देख लो ना क्या कहलाएगा, आपके सामने आ जाएगा। अभी जी तो कुछ बोला ही नहीं जी के बारे में, 1 इंटू 1, नीचे भी 1 इंटू 1, यानी एफ इक्वल्स टू जी इंटू 1, यानी एफ इक्वल्स टू जी। तो क्या बोलेंगे इसे, वो बोला था फोर्स अगर लग रही है दो यूनिट पॉइंट मासेस के बीच में जो कि यूनिट डिस्टेंस पे सेपरेट हो गया, बोलेंगे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यानी डी। देख लो ना, एफ इक्वल टू जी आ गया, एफ इक्वल टू जी कब आया, जब आपका दोनों मासेस यूनिट थे, डिस्टेंस भी आपका क्या था, यूनिट था, ठीक है मेरे भाई। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट द सेंटर ऑफ अर्थ ऑफ रेडियस आर, बॉडी का वेट अर्थ के सेंटर पर कितना होगा। अर्थ के सेंटर पर जो मेरे भाई बॉडी का वेट होता है वो होता है 0, क्योंकि वहां पर हम मान के चलते हैं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होता है वो होता है 0, जी क्या होता है 0। तो जी 0, तो वेट किस पर डिपेंड करता है, एम इंटू जी पर, मास तो कांस्टेंट होता है, तो भाई किसी भी मास का 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो वेट कितना आने वाला है, 0। तो इसका आंसर हो गया 0, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 62,
two objects of different masses, two objects of different masses falling freely near the surface of moon. ठीक है, दो ऑब्जेक्ट फॉल कर रहे हैं सरफेस ऑफ मून पर, डिफरेंट मास के हैं, have same velocity at any instant, have different acceleration, experience force of same magnitude, undergo a change in their inertia. एक बात बताओ, हमने क्या पढ़ा था कि किसी बॉडी में जो एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होता है ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, अब चाहे वो मून की बात हो चाहे अर्थ की बात हो, क्या वो बॉडी के मास पर डिपेंड करता था? नहीं करता था। तो दो ऑब्जेक्ट डिफरेंट मास के फॉल कर रहे हैं सरफेस ऑफ मून पर, तो उनकी वेलोसिटी सेम किसी भी इंस्टेंट पर, वेलोसिटी क्या होगी, सेम होगी या नहीं होगी? देख लेते हैं। देखो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा क्लियर भी कर रखा है, कैसे चेक करते हैं। देखो भाई, इनिशियल फाइनल वेलोसिटी किसी भी पॉइंट पर निकालता हूं तो u प्लस जी टी। अब एक बात बताओ, v इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी किससे फेंके हैं, जीरो से, प्लस g क्या है, कांस्टेंट, टाइम दोनों का एक जैसा लगेगा, तो v इक्वल टू कितना आ गया, जी टी। तो एक बात बताओ, v इक्वल टू जब जी टी आया तो यहाँ पे कुछ बात हुई कि भैया ये वाला m1 के लिए था या ये वाला m2 के लिए था? ऐसे तो कोई बात नहीं हुई। यानी कि आपकी जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है, और कितनी है, जी टी। तो यहाँ पे हम बोलेंगे हैव सेम वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, यानी ए वाला आंसर एकदम करेक्ट होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 63, द वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ, जो वैल्यू होती है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की अर्थ पर, इज सेम ऑन इक्वेटर एंड पोल्स, इज द लीस्ट ऑन पोल्स, इज द लीस्ट ऑन इक्वेटर, इंक्रीजेस फ्रॉम पोल टू इक्वेटर। देखो देखते हैं इसका मीनिंग क्या है। हम सबको पता है जो अर्थ है वो इलिप्टिकल शेप की है, इलिप्स है, ठीक है, यानी परफेक्ट शेप नहीं, ओवल शेप है। ठीक है, अब यहाँ पर बोल रहा है कि भाई एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अर्थ पे, तो देखो यहाँ पर ये इक्वेटर होता है और यहाँ पर ये पोल्स होते हैं। ठीक है, अब हमने पढ़ा था जो जी होता था वो किस पर डिपेंड करता था, जी एम बाई आर स्क्वायर, अगर याद हो तो। यानी एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जो वैल्यू होती थी वो किस पर डिपेंड करती थी, रेडियस पर, रेडियस ज्यादा, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम, यानी इक्वेटर पर। यहाँ पे इक्वेटर है, यहाँ पे एक्सेलेरेशन ड्यू टू क्या होगा, जी लेस। क्यों लेस होगा, क्योंकि आर ज्यादा है, आर ज्यादा क्योंकि जी देखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना आर स्क्वायर के, अगर ये वाली वैल्यू ज्यादा तो ये वाली वैल्यू कम, तो आर ज्यादा तो जी लेस, पोल पर एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मोर। अब देख लेते हैं क्या क्या ऑप्शन दे रहा है। सेम ऑन इक्वेटर एंड पोल्स, ना भाई कम ज्यादा है। लीस्ट ऑन पोल्स, पोल्स पे तो मोर है, नहीं लीस्ट तो हो ही नहीं सकता। इज लीस्ट ऑन इक्वेटर, इक्वेटर पे, हाँ इक्वेटर पे लेस है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका सी वाला, इज द लीस्ट ऑन इक्वेटर, बिकॉज इट्स वैल्यू डिक्रीजेज ऑन मूविंग नियर द इक्वेटर, यानी यहाँ पर ज्यादा है, जैसे जैसे आप इधर बढ़ते जाओगे, जैसे जैसे आप इधर बढ़ते जाओगे आपकी वैल्यू जी की कम होती जाएगी। ठीक है, अगर आप जैसे जैसे पोल की तरफ बढ़ते जाओगे तो आपकी वैल्यू जी की बढ़ जाएगी, यानी आपका वेट भी वेरी करेगा, यानी अर्थ पर भी आपका वेट वेरी कर सकता है अगर आप पोल से इक्वेटर पर पहुंच गए हो तो। ठीक है, नेक्स्ट, द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन गिव द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन, जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है वो ग्रेविटेशनल फोर्स बताता है किसके बीच में, द अर्थ एंड द पॉइंट मास ओनली। क्या अर्थ और पॉइंट मास? ना मेरे भाई, सिर्फ अर्थ तो नहीं है, वो तो कहता था कोई भी दो बॉडी हो। अर्थ एंड द सन ओनली, ना अर्थ और सन भी ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए कोई भी दो बॉडी है। एनी टू बॉडी हैविंग सम मास, हाँ सी वाला आंसर बिल्कुल ठीक। भैया कोई भी दो बॉडी हो जिनका मास हो, चाहे फिर उसमें सन हो, एक अर्थ हो, चाहे एक अर्थ हो एक सन हो, चाहे एक अर्थ हो एक मैं हूं, चाहे एक अर्थ और एक मेरा पेन हो। ठीक है मेरे भाई, तो एनी टू बॉडी हैविंग सम मास, दो बॉडी होनी चाहिए, उनका कुछ मास होना चाहिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। द वैल्यू ऑफ जी इन द फॉर्मूला फॉर ग्रेविटेशनल फोर्स, जो वैल्यू ऑफ जी होती है वो किस पर डिपेंड करती है, डिपेंड ऑन मास ऑफ द अर्थ ओनली, क्या अर्थ के मास पर डिपेंड करती है ओनली, डिपेंड ऑन द रेडियस ऑफ अर्थ ओनली, डिपेंड ऑन द बोथ मास एंड रेडियस ऑफ द, डिपेंड नाइदर ऑन मास नॉर ऑन द रेडियस ऑफ अर्थ। जो जी की वैल्यू होती है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, अरे फिर से वही आ गया यार, मैं स्मॉल जी सोच रहा था, कैपिटल जी, कैपिटल जी की वैल्यू किस पर डिपेंड करती है, कैपिटल जी की वैल्यू तो किसी पर डिपेंड ही नहीं करती थी, तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट था, तो डिपेंड इसका डी हो जाएगा, डिपेंड नाइदर ऑन मास नॉर ऑन द रेडियस ऑफ अर्थ, ना तो रेडियस पर अर्थ की डिपेंड करती ना ही मास पर करती। क्लियर? हाँ, अगर यहाँ पे पूरा जाता आपसे स्मॉल जी, कैपिटल जी की बोला जाता है स्मॉल जी, तो आंसर चेंज हो जाता, वो डिपेंड करती है अर्थ के मास पे डिपेंड करती है, अर्थ के रेडियस पे भी डिपेंड करती है, लेकिन यहाँ स्मॉल जी नहीं पूछा, यहाँ पूछा है कैपिटल जी। ठीक है मेरे भाई, ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 66, टू पार्टिकल्स आर प्लेस्ड एट सम डिस्टेंस। ठीक है, दो पार्टिकल प्लेस कर दिए सम डिस्टेंस पे, m1
M2 कुछ डिस्टेंस पे, ठीक है। इफ कीपिंग द डिस्टेंस बिटवीन देम अनचेंज, इनके बीच का डिस्टेंस अनचेंज रखो, द मास ऑफ ईच टू पार्टिकल डबल। अब ये मास डबल कर दिया, यानी ये भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 टाइम्स, ठीक है मेरे भाई। द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स बिटवीन देम बिकम, वैल्यू पे क्या फर्क पड़ेगा? तो देखो फॉर्मूला क्या होता था, F इक्वल्स टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर, वन इक्वेशन। अब देखो चेंज क्या हुआ है, मास चेंज हुआ है, रेडियस को चेंज किया है नहीं किया। इफ कीपिंग द डिस्टेंस बिटवीन द अनचेंज, यानी कि उनके बीच का डिस्टेंस है वो अनचेंज, यानी रेडियस चेंज नहीं की, तो जो न्यू फोर्स होगी मैंने मानी एफ डैश, न्यू फोर्स देखो जी। अब मास कितना हो चुका, 2 टाइम्स m1 का, ये भी कितना हो गया 2 टाइम्स m2 का बाई आर स्क्वायर, ये तो चेंज ही नहीं किया। तो एफ डैश इज इक्वल्स टू जी, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4, यानी बाहर लिख लेता हूँ 4 m1 m2 बाई आर स्क्वायर। तो देखो न्यू वाली जो फोर्स हो गई वो कितनी हो गई 4 टाइम्स। अब जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर इक्वेशन 1 में देखो क्या है, इक्वेशन 1 यानी ये वाली जी m1 m2 आर स्क्वायर एफ के बराबर है, यानी एफ डैश इज इक्वल्स टू 4 को एज इट इज लिखा रहना, तो जी m1 m2 आर स्क्वायर एफ के बराबर होता है, मैं एफ लिख देता हूँ। यानी जो न्यू फोर्स आई एफ डैश वो 4 टाइम्स है पुरानी वाली फोर्स के एफ के। तो पूछा है भाई 1/4 होगी 1/2 होगी, 4 टाइम्स 2 टाइम्स, आंसर हो गया सी। यानी जो न्यू फोर्स होगी वो 4 टाइम्स होगी पुरानी वाली फोर्स के, आप देख सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 67। इन द रिलेशन एफ इक्वल्स टू जी एम एम बाई डी स्क्वायर, यही वाला फॉर्मूला है यार, एफ इक्वल्स टू जी एम एम बाई डी स्क्वायर। देखो मेरा कंफ्यूज मत होना, कभी कभी कोई इस डी को क्या लिखता है आर लिखता है, और एम को m1 लिखता है, छोटे वाले एम को m2 लिखता है, तो इन्होंने बस अलग अलग लिखने का तरीका होता है। अगर m1 m2 लिख लो, वरना एक को कैपिटल एम लिख दो, एक को स्मॉल एम लिख दो, या तो आर लिख दो या डी लिख दो, तो कंफ्यूज मत होना, फॉर्मूला वही है, ठीक है। इन द रिलेशन एफ इक्वल टू जी एम एम बाई डी स्क्वायर, द क्वांटिटी जी डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ जी एट द प्लेस ऑफ ऑब्जर्वेशन is used only when the earth is one of the two masses, is the greatest on the surface of earth, is of the same value irrespective of the place of observation। तो फिर से वही बात आ गई यार, ये बड़ी जी के पीछे पड़ गए। जो बड़ी जी होती है क्वांटिटी होती है वैल्यू ऑफ जी, वो डिपेंड करेगी स्मॉल जी पे, क्या वो डिपेंड करेगी उसके मास पे, क्या वो डिपेंड करेगी अर्थ के सर पे, नहीं करेगी मेरे भाई, उसे कोई फर्क नहीं है, वो कांस्टेंट है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बिल्कुल डी, क्योंकि कैपिटल जी की बात हो रही है, ठीक है। 67 क्वेश्चन नंबर हो गया। 68, द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इज एक्स। ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्शन बिटवीन दो ऑब्जेक्ट, चलो मान लेता हूँ दो ऑब्जेक्ट, एक मान लिया m1, एक मान लिया m2। अब कह रहा है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्शन है बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इज एक्स, ठीक है। कीपिंग द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट अनचेंज्ड, आप इनके मासेस को अनचेंज रखो, ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन देम इज हाफ, यानी मान लो पहले डिस्टेंस था इनका r, तो अब इन्हें पास ले आओ, अब कहा ले आओ ना, पास ले आओ, यानी ये m1 और ये वाला m2, इन्हें क्या ले आओ मेरे भाई, पास ले आओ, ठीक है। ये पहले से हो गया r/2, हाफ कर दिया। देन द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स विल बिकम, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स पे क्या फर्क पड़ेगा? अब एक बात बताओ, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स जब हम निकाल देते हो किस पर डिपेंड करता था, जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। अब आपका एक बात बताओ, जो m1 m2 है वो तो अनचेंज है, सिर्फ फोर्स में कौन बदल रहा है, r बदल रहा है, तो जी m1 m2 बाई आर, आर कितना हो गया, हाफ हो गया, यानी 1/2 का स्क्वायर, ठीक है। तो F इक्वल्स टू जी, हाफ किसका हो गया, आर का हो गया, तो आर का 1/2 लिख देता हूँ, ठीक है। तो जी m1 m2 बाई, अब देखो इससे क्या हो जाएगा नीचे 1/4 आर स्क्वायर, ठीक है। सॉरी आर स्क्वायर ऊपर रहेगा, ये हटाओ, आर स्क्वायर बाई 4, ये आ गया वैल्यू, तो यहाँ पे सोल्व कर देखो, तो F इज इक्वल्स टू एफ m1 m2 मल्टीप्लाई बाई 4 बाई आर स्क्वायर। तो आपको पता होगा ना कि अगर इस तरीके से लिखा हो तो इसे इसको रेसिप्रोकल करके लिख देते हैं, आर स्क्वायर बाई 4 को 4 बाई आर स्क्वायर लिख देते हैं मल्टीप्लाई में, जब भी ये इक्वेशन आए, जैसे आपको पता होगा ना a अपॉन b अपॉन c हो, तो कैसे लिख देते हैं, a मल्टीप्लाई बाई b अपॉन c, जो है इसे उल्टा कर देते हैं c अपॉन b। तो इसे लिखने का तरीका होता है ये वाला, मैथ्स में होता है, आपको पता होगा।
ठीक है, तो एफ एम वन एम टू है 4/r²। तो यानी कि एफ एम, सॉरी जी, क्योंकि जी है ना, जी एम वन एम टू बाई 4/r²। तो जी एम वन एम टू r² पुराना वाला ही है, तो फोर्स कितनी हो गई, 4 टाइम्स बढ़ गई। और फोर्स क्या थी पहले, x, यानी अब हो गई 4x। तो आंसर होगा मेरे भाई डी वाला, कि अगर आपने डिस्टेंस को हाफ कर दिया, मास को चेंज नहीं किया, तो जो आपकी न्यू फोर्स होगी वो 4 टाइम्स बढ़ चुकी होगी। क्लियर है मेरे भाई? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 क्या कह रहा है, एन एप्पल ऑफ मास 100 ग्राम, ठीक है, फॉल फ्रॉम अ ट्री बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टेड बिटवीन द अर्थ एंड द एप्पल। एक एप्पल था 100 ग्राम का, जो कि फॉल करता है ट्री से। फॉल भी क्यों करता है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है अर्थ और उस एप्पल के बीच में। ठीक है, इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्सर्टेड बाय अर्थ ऑन द एप्पल बी F1, ठीक है मेरे भाई, एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्सर्टेड बाय एप्पल ऑन द अर्थ बी F2, यानी कि एप्पल के अर्थ की तरफ तो जो अर्थ ने फोर्स लगाई वो F1, एप्पल ने जो फोर्स लगाई वो F2। ठीक है, अब वो इसमें ऑप्शन दिए, F1 इज मच ग्रेटर देन F2, क्या F1 ज्यादा होगी, या F2 इज मच ग्रेटर देन F1, यानी F2 बोले तो जो फोर्स एप्पल ने लगाई, F1 बोले तो जो फोर्स अर्थ ने लगाई एप्पल पर। ठीक है, F1 इज ओनली द लिटिल ग्रेटर देन F2, F1 F2 आर एग्जैक्टली इक्वल। आप लोगों को अच्छे से पता हो न्यूटन का थर्ड लॉ। न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता था, अगर कोई भी दो बॉडी एक दूसरे फोर्स लगा रही हैं, तो न्यूटन थर्ड लॉ कहता था टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, यानी अगर एक बॉडी ने F फोर्स लगाया तो दूसरी बॉडी भी F फोर्स लगाती है, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाती है। क्लियर है मेरे भाई? तो यहाँ से बात आ रही है कि किसका ऑप्शन ठीक होगा, आंसर होगा डी वाला, F1 F2 आर एग्जैक्टली इक्वल इन मैग्नीट्यूड अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। इफ ऑब्जेक्ट एक्सर्ट अ फोर्स ऑन अनदर ऑब्जेक्ट, देन द सेकंड ऑब्जेक्ट एक्सर्ट एन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑन द फर्स्ट ऑब्जेक्ट। क्लियर है मेरे भाई? किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं मुझे। ठीक है मेरे भाई, पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 70 की तरह। आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन ही है एमसीक्यू का, मतलब 70। कुछ क्वेश्चन और बचे हुए हैं, वरना पूरा हो गया यार चैप्टर ये लगभग। ग्रेविटेशन वाला अभी वो बचा हुआ है, थ्रस्ट एंड प्रेशर। अकॉर्डिंग टू द अकॉर्डिंग टू वन द केप्लर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, केप्लर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन के अकॉर्डिंग इसमें से कौन सा ठीक है? तो आपको याद ही होगा, थर्ड लॉ था, सी वाला, आर क्यूब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर। ये पहला ठीक नहीं, दूसरा ठीक नहीं, ये तो आपको याद ही होगा, आर क्यूब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर। ये इन्होंने अपने थर्ड लॉ में बोला था। किसमें बोला था? केप्लर ने अपने थर्ड लॉ। क्लियर है मेरे भाई? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 अच्छा क्वेश्चन है प्रॉपर। तो अब ये हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 70 तक आपके एमसीक्यूज पूरे हो गए, जो आपके एमसीक्यूज हैं वो पूरे हो गए। ठीक है, तो अब कुछ क्वेश्चन और बचे होंगे ग्रेविटेशन के, ज्यादा नहीं है, थोड़े बहुत और है, तो इनको भी हम कंप्लीट कराते हैं। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में न्यू क्वेश्चंस के साथ।